नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला करके 26 निर्दोष टूरिस्ट की हत्या करने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन टीआरएफ पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने टीआरएफ को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत आप मान सकते हैं। आज हम अमेरिका में पहलगाम हमले पर भारत के पक्ष में लिए गए इसी फैसले को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये फैसला काफ़ी है। पहलगाम में जो लोग मारे गए थे, क्या उनके परिवारों के लिए इतना ही होना काफ़ी है? क्या ये इंसाफ कहा जाएगा? इसके बाद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे का विश्लेषण करेंगे। बिहार में 4 महीने के बाद और पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च तक चुनाव होने हैं। बिहार के मोतिहारी से उन्होंने बिहार चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी और आरजेडी और कांग्रेस पर उन्होंने आज बड़े राजनीतिक हमले किए हैं। आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल की भूमि से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुली चुनौती कैसे दी है। और आखिर में आपको अमेरिका के नॉन वेज दूध के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। अमेरिका भारत के साथ एक व्यापार समझौते के तहत भारत के बाजारों में अपना नॉन वेज दूध बेचना चाहता है। आप जानते हैं, दूध हमारे देश के लिए सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, यह हमारे देश के धर्म और संस्कृति से जुड़ा है। इसलिए दूध का शुद्ध रहना हर भारतीय के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो पहले आज की सबसे बड़ी खबर को डिकोड करते हैं। अमेरिका ने पहलगाम में आतंकवादी हमला करने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन टीआरएफ पर पाबंदी लगा दी है और यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसलिए आज हम सबसे पहले अमेरिका के इस फैसले को डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब और असर समझाते हैं। तो हुआ क्या है, पहले यह समझ लीजिए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट पर जो प्रतिबंध लगाया है, उसमें 2 बड़ी बातें हैं। पहली बात, अमेरिका ने टीआरएफ को अब आधिकारिक तौर पर एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब से पूरी दुनिया के लिए यह एक आतंकवादी संगठन है। और दूसरा, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीआरएफ की फंडिंग पर पाबंदी लग जाएगी। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह माना है कि टीआरएफ असल में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक प्रॉक्सी है, यानी उसी के नाम से चलने वाली एक और दुकान है। अब देखिए, द रेजिस्टेंस फ्रंट, अगर आप इसको देखेंगे, नाम ये लोग चाहे कैसे भी रख लें, काम इनका आतंकवाद फैलाना ही है। लश्कर-ए-तैयबा ने सोचा तो यह था कि इस बार वो एक नया आतंकवादी संगठन खड़ा करेगा, उसका नाम पहले के आतंकवादी संगठनों से थोड़ा अलग रखा जाएगा, इसलिए अंग्रेजी में एक नाम रखा जो बड़ा आधुनिक दिखता है, दी रेजिस्टेंस फ्रंट। इस नाम को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई विद्रोहियों का संगठन है, लेकिन असल में इसका काम है आतंकवाद। और अमेरिका के इस बयान का मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारत पहलगाम के इस हमले को वैश्विक स्तर पर ले जाने में कामयाब हुआ है और पहलगाम हमला अब दुनिया के नक्शे पर आ गया है। और संभव है कि अब अमेरिका के बाद दूसरे देश भी इस आतंकवादी संगठन पर पाबंदियां लगा दें। तो आपको याद होगा, जब हमारे देश के अलग अलग डेलीगेशंस, हमारे देश के सांसद, जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हमारे देश के अलग अलग देशों के पास गए थे बाहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इससे क्या होने वाला है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने देश में जो अपना एक रणनीति बनाई कि हमारे सांसद दूसरे देशों में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूरोप के देशों में जाएंगे और इन देशों को समझाएंगे कि पहलगाम में क्या हुआ है। तो इन देशों को समझ में आएगा और ये देश आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे हमारी क्या रणनीति थी, क्या सोच थी, इसे भी समझेंगे। ये उसका पहला कदम है। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष पूरी दुनिया में और मजबूत हुआ है। अब जरा सोचिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के इन्हीं आतंकवादी संगठनों के खिलाफ तो शुरू किया था।
इन्हीं आतंकवादियों के खिलाफ हमारा एक कदम था और अब अमेरिका जैसा देश भी टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाकर एक प्रकार से भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस प्रतिबंध के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है देखिए। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की पुष्टि हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री को धन्यवाद कि उन्होंने टीआरएफ पर पाबंदी का ऐलान किया है और टीआरएफ ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, ऐसा लिखा है भारत के विदेश मंत्री ने। और पाकिस्तान के बारे में आप ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान को एक कड़ा झटका लगा है और भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिकी सरकार और अमेरिका के विदेश मंत्री को धन्यवाद इसके बारे में किया है। और उन्होंने साफ साफ लिखा है टीआरएफ, देखिए टीआरएफ और लश्कर तैयबा प्रॉक्सी। तो अमेरिका की इस पाबंदी के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि पहलगाम हमले से लश्कर तैयबा का कोई भी संबंध नहीं है और पहलगाम हमले की जांच तो अभी जारी है, इसलिए इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं थी। तो आप ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान का इस बारे में क्या कहना है। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि उसने खुद ही लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो जाहिर है पाकिस्तान हर बात से इनकार करेगा, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा कदम अमेरिका ने उठा लिया है जिसे आप भारत की जीत कह सकते हैं। बहुत सारे लोग आज हमारे देश में, वो जो 2.5 फ्रंट वाले लोग हैं, जो ये कह रहे थे कि दुनिया हमारा साथ नहीं दे रही पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आज वो लोग बड़े निराश होंगे जब अमेरिका के इस फैसले के बारे में उन्हें पता चला होगा कि अमेरिका ने टीआरएफ पर इतना बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये एक कूटनीतिक जीत है भारत की। अमेरिका ने पहलगाम में ये आतंकवादी हमला करने वाले टीआरएफ पर तो पाबंदी लगा दी। ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसे हम अपनी जीत मानते हैं, इसका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन अमेरिका के बयान में टीआरएफ को आतंकवाद फैलाने में मदद करने वाले पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। अमेरिका ने जो अपना बयान दिया, जो घोषणा की, इसमें हम पाकिस्तान का नाम ढूंढ रहे थे। पाकिस्तान का नाम कहीं लिखा होता तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन अमेरिका ने टीआरएफ का नाम तो लिया, टीआरएफ पर पाबंदी भी लगा दी, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। यानी पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। शुरुआत है तो अच्छी, कदम है तो अच्छा, लेकिन यह कदम संपूर्ण नहीं है। हमें इससे ज्यादा की उम्मीद थी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2008 में मुंबई हमले के बाद पहलगाम हमला सबसे बड़ा और घातक हमला था और ट्रंप प्रशासन आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ है। इस बयान में अमेरिका ने टीआरएफ के साथ पहलगाम और मुंबई हमलों का जिक्र तो किया, लेकिन एक बार भी यह नहीं बताया कि टीआरएफ और लश्कर तैयबा दोनों का सीधा संबंध पाकिस्तान से है। अमेरिका ने यह नहीं बताया कि इन दोनों के मुख्यालय कहां पर हैं, हेडक्वार्टर कहां पर हैं, इन दोनों की जड़ें कहां पर हैं। जड़ तक जाना भूल गए। पाकिस्तान आज भी टीआरएफ और लश्कर तैयबा सहित कई आतंकवादी संगठनों का होम टाउन है। वहां आतंकवादी संगठन लश्कर का चीफ हाफिज सईद है, जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर है, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन खुलेआम घूम रहा है। वहां पर दाऊद इब्राहिम खुलेआम वीआईपी की तरह रहता है और इन आतंकवादियों के साथ टीआरएफ जैसा आतंकवादी संगठन भी पाकिस्तान में ही फल फूल रहा है। आप देखिए, ये पाकिस्तान की छतरी है, ये पाकिस्तान की छत्र छाया है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और इस छत्र छाया में लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी लगातार फल फूल रहे हैं और इन्हें पाकिस्तान पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। और इसी में टीआरएफ नाम का ये संगठन भी है। पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए 3 बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। 2008 से 2010, 2012 से 2015 और 2018 से 2022। नेटो की एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवादियों के 100 बड़े कैंप्स हैं। वर्ष 2019 की
संयुक्त राष्ट्र की एक और रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में ऐसे 126 आतंकवादियों को शरण मिली हुई है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी माना है। और वर्ष 2020 में खुद पाकिस्तान भी यह मान चुका है कि दुनिया के 19 कुख्यात आतंकवादी वहीं पर रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। अमेरिका में हुए 9/11 हमले का मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन भी वर्ष 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में ही मिला था और फिर वहां पर मारा गया। सोचिए, ओसामा बिन लादेन को वर्षों तक पाकिस्तान ने छुपा कर रखा, फिर भी अमेरिका जैसे देश सीधे पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। अमेरिका आतंकवादियों के सबसे बड़े गढ़ को भूल कैसे सकता है? यानी दुनिया से आतंकवाद खत्म करने और पहलगाम जैसे हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान के टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा सहित दूसरे आतंकवादियों की और उनके संगठनों की जड़ को काटना सबसे जरूरी है। अमेरिका कॉस्मेटिक स्टेप्स तो उठा रहा है, यानी जो मामूली जो कदम होते हैं कि किसी को बैन कर दिया, किसी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया, ये कूटनीतिक जीत तो है, ये दुनिया के लिए देखने के लिए, सुनने के लिए तो अच्छा है, लेकिन अमेरिका इन आतंकवादियों की जड़ को नहीं काट रहा है और इनकी जड़ काटना सबसे जरूरी है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बैन करने से कुछ नहीं होगा। अमेरिका में आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स हैं और यह पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए अमेरिका ने टीआरएफ को बैन तो कर दिया, यह तो कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वही अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाकर व्हाइट हाउस में लंच भी कराता है। आप सोचिए इस बात को कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने न्योता दिया, व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जैसे देश के आर्मी चीफ को बुलाकर उनके साथ बैठक करते हैं। यही है डबल स्टैंडर्ड्स। और फिर इस बैठक के बाद टीआरएफ को बैन कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। अमेरिका ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी एसडीजीटी की लिस्ट में डाल दिया है। अब आपको यह जरूर जानना चाहिए कि एफटीओ और एसडीजीटी में क्या कदम उठाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है। अमेरिका के इस फैसले के 3 बड़े असर होंगे। पहला, अमेरिका उन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगा देता है जिन्हें अमेरिका की सुरक्षा, विदेश नीति और वहां के नागरिकों के लिए खतरा माना जाता है। और अमेरिका के इस एक्शन के बाद दूसरे देश भी, जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, वो भी ऐसे आतंकवादियों से और इन संगठनों से सतर्क हो जाते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका जो कदम उठाता है, बाकी के देश भी उसी कदम को फॉलो करते हैं। दूसरा ये कि इस फैसले के बाद टीआरएफ के लिए दुनिया भर के बैंकों या वित्तीय संस्थानों से पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। उनके साथ पैसे का लेन देन करना या आतंकवाद फैलाने के लिए फंडिंग पाना अब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका उसके सारे बैंक अकाउंट्स को सील कर देगा। अब टीआरएफ को फंडिंग या मदद देने वाले अमेरिका के भी किसी भी नागरिक को सजा हो सकती है। और तीसरी बात यह कि जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन या संस्था टीआरएफ या उसके आतंकवादियों का साथ देगी, उसके साथ किसी भी तरह का लेन देन करना अब अमेरिका के नागरिकों के लिए गैर कानूनी होगा। और अमेरिका में ऐसे लोगों की सारी संपत्ति या तो जब्त कर ली जाएगी, फ्रीज कर ली जाएगी। हालांकि अमेरिका के इस फैसले के बाद टीआरएफ को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, थोड़ी सी ही तकलीफ होगी। आपको याद होगा जब लश्कर ए तैयबा को बैन किया गया तो लश्कर ए तैयबा ने टीआरएफ को बना लिया, यानी एक और नाम बदलकर एक और कंपनी बना ली। और इसी प्रकार से जब टीआरएफ को बैन कर दिया जाएगा तो ये भी नाम बदलकर एक नई कंपनी बना लेंगे। और संभव है कि कुछ समय के बाद ये आतंकवादी संगठन अपना नया नाम, अपनी नई पहचान, अपने नए लोगो, अपने नए दफ्तर और एक नए बैंक अकाउंट के साथ फिर से पाकिस्तान में काम करना शुरू कर देगा, फिर से आतंकवाद फैलाना शुरू कर देगा। लेकिन इस बार नाम नया होगा, बैंक अकाउंट नया होगा, दफ्तर नया होगा। पाकिस्तान ने सबसे पहले आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा को बनाया। जब अमेरिका और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर बैन लगा दिया तो फिर पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा का नाम बदलकर जमात उद दावा रख दिया। और फिर अमेरिका ने इस पर जब पाबंदी लगाई तो लश्कर के ही एक प्रॉक्सी टीआरएफ को वहां पर
फ्लोट कर दिया गया और अब टीआरएफ पर भी अमेरिका ने बैन लगा दिया है। इसलिए आप मानकर चलिए कि अब एक नई संस्था आ जाएगी एक नया नाम लेकर। हालांकि हर बार अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को डिस्काउंट दिया है। आतंकवादी संगठन पर तो बैन लगा दिया, लेकिन उसे समर्थन देने वाले पाकिस्तान को हमेशा से छूट मिलती रही है और हम इसी छूट के खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि जब टीआरएफ को बैन किया है तो यह भी देखना चाहिए कि टीआरएफ की जड़ें कहां पर हैं, और जहां पर जड़ है फिर उस देश का नाम भी आना चाहिए, उस देश पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका ने आतंकवादी हाफिज सईद पर 86 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया था और लश्कर तैयबा का ही एक और आतंकवादी साजिद मीर भी है जिस पर 43 करोड़ रुपए का इनाम है। हालांकि इससे इन आतंकवादियों या पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पर कोई असर नहीं पड़ा। यानी ये सब बिना किसी रोक टोक के आज भी किसी वीआईपी की तरह पूरी सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तान में घूमते हैं और खुलेआम दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहे हैं। आज अमेरिका ने अपनी लिस्ट में टीआरएफ को शामिल तो किया है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में चुप है। लेकिन फिर भी इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और असल में होना यह चाहिए कि अगली बार जब भारत किसी आतंकवादी या किसी आतंकी संगठन पर पाबंदी लगाए तो उसके समर्थक ये समझ जाएं कि भारत अब उन्हें छोड़ेगा नहीं। यहां हमारे कहने का भाव आपसे यह है कि अमेरिका जब किसी आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करता है तो पूरी दुनिया उसे आतंकवादी मान लेती है। यानी अमेरिका का सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि स्थिति ऐसी हो कि जिस दिन किसी आतंकवादी को भारत अपनी लिस्ट में शामिल कर दे, जिस दिन भारत यह ऐलान कर दे कि यह संगठन आतंकवादी संगठन है और हम इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया को स्वीकार्य होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के अड्डों पर हवाई हमले किए थे। ऐसी ही पॉलिसी हमारे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा भारत की रहनी चाहिए। इजराइल इसी प्रकार की पॉलिसी अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनाता है और वो हमेशा हॉट परस्यूट में विश्वास करता है। इस सैन्य रणनीति में इजराइल की सेना अपने देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों या दुश्मनों का पीछा करके सीमा पार भी कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाती है। यानी उनके दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी देश में हो, इजराइल उन्हें कभी छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार की रणनीति अब भारत को अपनानी चाहिए और भारत भी धीरे धीरे अब वही कर रहा है। आपने देखा, पहलगाम हमले के बाद भारत ने तय कर लिया था कि इन आतंकवादियों पर भारत अब खुद हमला करेगा, खुद इनके अड्डों को नष्ट करेगा, और वही हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया है। अमेरिका ने आज जो कदम उठाया है वो एक प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने जैसा है कि अमेरिका समझ गया कि पाकिस्तान में इस प्रकार के आतंकवादी संगठन चल रहे हैं और ये वाकई आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान से भी दोस्ती रखनी है। अमेरिका पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए उसने टीआरएफ पर तो बैन लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। और इसका मतलब भारत को समझना भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि भारत हैरान हुआ होगा, भारत ये सारी बातें जानता है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास आज दो विकल्प हैं और भारत को इन दोनों विकल्पों पर काम करना चाहिए। पहला, आतंकवाद पर एक जैसी सोच रखने वाले देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाकर पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो, इस पर पूरी दुनिया के देशों से बात करनी चाहिए। यानी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा और मजबूत गठबंधन भारत को बनाना चाहिए पूरी दुनिया में, ताकि बाकी के देश भी हमारा साथ दें। और दूसरा, भारत यह भी मानकर चले कि कोई और देश हमारी मदद करने के लिए आएगा नहीं और हमें अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल यही काम किया। चाहे कोई मदद के लिए आए या ना आए, हमें किसी की मदद चाहिए भी नहीं, हमने खुद अपने दम पर पाकिस्तान पर ये सारे हमले किए। और ये आतंकवादियों का अड्डा जो इस समय आप देख रहे हैं, ये हमारे ही हमले का शिकार हुआ है बहावलपुर में। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया था, ये उसी की तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज अमेरिका ने टीआरएफ पर पाबंदी लगाकर एक प्रकार से भारत का साथ दिया है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फिर से बात की है। आज आप उनका बयान सुनिए और तब आपको भारत की नई कूटनीतिक सफलता का अंदाजा अपने आप हो जाएगा। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। साथियों, बिहार के पास न सामर्थ्य की कमी है और न ही संसाधन की। अमेरिका का ये कदम है जिसे हम मान सकते हैं कि अमेरिका ने एक प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का साथ दिया है। लेकिन आज पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवार के सदस्यों के बयान भी आए हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन टीआरएफ पर अमेरिका के इस बैन का स्वागत किया है और साथ ही इन लोगों ने यह भी मांग की है कि सिर्फ टीआरएफ पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। मैं इसको सही शुरुआत बोल सकती हूँ कि सही शुरुआत की है, बट यहाँ पे सिर्फ एक संगठन इस चीज में जिम्मेदार है, ये यहाँ बात नहीं रुकनी चाहिए। वो पूरा देश, वो पूरा पाकिस्तान देश आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब आतंकवादी मारे भी गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो उन्होंने कितने सम्मान के साथ उन लोगों को झंडे में लपेट के पूरी जिस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर्स को सम्मान दिया जाता है उस सम्मान की तरह उन्हें उनकी लास्ट राइड्स की थी। ये सही तरीका नहीं है। ये पूरी तरह से पाकिस्तान ओपनली न्यूज चैनल्स में पूरी तरीके से दिखा रहा है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, हर जगह के लोगों को, जहां पे खासकर जहां टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, अमेरिका वगैरह में टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उन सबको मिलके पाकिस्तान को पूरा आतंकवाद देश घोषित कर देना चाहिए। पाकिस्तान को ही आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए। आतंकवाद का दर्द सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ने नहीं झेला है, उस अमेरिका ने भी झेला है आतंकवाद का दर्द। और संपूर्ण दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है। संपूर्ण विश्व के बड़े नेताओं को एक होकर के आतंकवाद के जन्मदाता, आतंकवाद को पोषित करने वाले पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। ये अकेले यूएस की तरफ से आया है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है। ये तो जितनी भी हमारी महाशक्तियां हैं सब उनसे तो एकदम से आ ही जाना चाहिए। तो यूएस ने शुरुआत कर दी। सभी देशों को चाहिए कि जितने भी आतंकवादी संगठन उनको लगते हैं इस तरह के हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उन सब पे ही सैंक्शन लगा देनी चाहिए। और सैंक्शन लगाने का इससे काम नहीं चलेगा कि उन पे सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन से कुछ नहीं होगा, वो तो जिंदा तब भी रहेंगे। उसको तो जड़ से खत्म करके, और मैं पहले भी कहा है कि उसको तो जो फर्नेस होती है ना, भट्टी में डाल देना चाहिए। उसका तो हवा बन के उड़ जानी चाहिए इन चीजों को। मतलब खत्म, जीव ही खत्म कर देना चाहिए जो कि उससे जुड़े हुए हैं, जो इंसान उससे जुड़े हुए हैं। तो पहलगाम में जो हमला हुआ था उसका सबसे ज्यादा जो दर्द है वो तो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार के लोग इस हमले में मारे गए थे, और ये वही लोग हैं। और आप देखिए उनकी सबकी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश कब घोषित किया जाएगा। और भारत भी लगातार ये कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में भारत अगर अपनी कूटनीतिक कोशिशों को और तेज करेगा, बाकी के देशों को लगातार सबूत पेश करेगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर पाकिस्तान पर पूरी दुनिया के देशों ने सख्त कार्रवाई की और आतंकवादियों की इन जड़ों को अगर दुनिया के दूसरे देशों ने काट दिया, अगर वो इस जड़ों को काटने में सफल हो गए, तो आप देखिएगा कि दुनिया के बहुत सारे देशों में शांति स्थापित हो जाएगी। न जाने कितने और लोगों की जान बच जाएगी अगर पाकिस्तान पर यह कड़ी कार्रवाई कर ली जाए और आतंकवादियों की इन जड़ों को काट दिया जाए, तो ये दुनिया रहने लायक जगह बन जाएगी।
इस दुनिया से आतंकवाद काफी हद तक मिट जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में जितना भी आतंकवाद फैल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का यह आतंकवादी संगठन टीआरएफ लश्कर तैयबा का एक मुखौटा है और इसका पूरा की पूरा सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है। अमेरिका ने टीआरएफ को बैन करके सही कदम उठाया है और अब उसका अगला कदम पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए अमेरिका का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। ये ताकत हमारी बाजू में होनी चाहिए और ये ताकत हमारे पास है कि हम जिस दिन चाहें उस दिन आतंकवादियों की इन जड़ों को पाकिस्तान से काट दें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत लगातार अब युद्ध के मोड में है। हम हर रोज आपको खबरें दिखाते हैं कि कैसे भारत लगातार युद्ध की तैयारियां कर रहा है, कैसे भारत अपने आप को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार कर रहा है और भारत लगातार अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स का परीक्षण करके उन्हें और बेहतर बना रहा है, उन्हें और ज्यादा घातक बना रहा है। और अभी इस बार भारत ने कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनका नाम है पृथ्वी 2 और अग्नि 1, इनका सफल परीक्षण किया है। 17 जुलाई को यह परीक्षण हुआ है और यह टेस्ट भारतीय सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में हुआ। स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के पास ही भारत के न्यूक्लियर हथियारों की जिम्मेदारी है, इसलिए इस टेस्ट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इन दोनों मिसाइल्स की ताकत और क्षमता देखिए। पृथ्वी 2 जमीन से जमीन पर हमला करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हमारे देश में ही डीआरडीओ ने बनाया है। इसकी रेंज है 350 किलोमीटर और इस मिसाइल में पारंपरिक हमले के साथ साथ न्यूक्लियर हमला करने की भी क्षमता है, जबकि अग्नि 1 मिसाइल में करीब 700 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता है और इसकी मदद से भी पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों तरह के हमले किए जा सकते हैं। और इस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान के ज़्यादातर तमाम बड़े शहर आते हैं। इन मिसाइल्स का परीक्षण करके नई तकनीक का परीक्षण किया जाता है और साथ ही मिसाइलों की क्षमता का भी पता लगाया जाता है इन परीक्षणों के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर और हाल में हुए दुनिया भर में दूसरे युद्धों का सबसे बड़ा सबक यह है कि अब आमने सामने की लड़ाई नहीं होती। ज्यादातर देश युद्ध के दौरान मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें दुश्मन पर सटीक हमला करके उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है और अपने नुकसान को मिनिमाइज किया जाता है। और इन मिसाइल्स के अलावा आज भारत में बना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट शिप भारतीय नौसेना में शामिल हो गया और इस जहाज का नाम है INS निस्तार। इसे समुद्र के अंदर 300 मीटर की गहराई तक रेस्क्यू अभियान में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है और इसमें रिमोट कंट्रोल से चलने वाले रोबोट्स हैं, जिनका इस्तेमाल समुद्र में डाइविंग और समुद्र की गहराई में किसी पनडुब्बी में फंसे लोगों को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। करीब 118 मीटर लंबे इस जहाज का वजन 10,000 टन से ज्यादा है और इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और सामग्री लगी है। भारतीय नौसेना के ज्यादातर युद्धपोत देश में ही बनाए जा रहे हैं और अब भारत की शिपयार्ड इंडस्ट्री इतनी सक्षम हो चुकी है कि हम भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस प्रकार के जहाज बना सकते हैं। अब हम उन 2 शब्दों को डिकोड करेंगे जिनके बारे में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं होती रहती हैं और ये 2 शब्द हैं मुस्लिम शरणार्थी और मुस्लिम ब्रदरहुड। आज पूरी दुनिया में जब भी कोई मुस्लिम शरणार्थी मुसीबत में होता है, संकट में होता है, तो कोई मुस्लिम देश उसे शरण क्यों नहीं देता, ये बड़ा सवाल है। मुस्लिम देश बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं मुस्लिम भाईचारे की, मुस्लिम ब्रदरहुड की, ये कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं, लेकिन जब शरणार्थी लेने की बात आती है, जब ये इन लोगों की बात आती है, तो कोई मुस्लिम देश इन्हें अपने घर में, अपने देश में शरण नहीं देता। आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम देश ही मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश से क्यों भगा रहे हैं? ये सवाल खास तौर पर तब और ज्यादा जरूरी है जब दुनिया भर के मुस्लिम देश इस्लामी भाईचारे की बड़ी बड़ी बात करते हैं। फिर क्या वजह है कि यह भाईचारा मुस्लिम शरणार्थियों को
अपनाने में नजर नहीं आता। अब नई खबर यह है कि ईरान ने जनवरी से लेकर अब तक 14 लाख से ज्यादा अफगानी नागरिकों को जबरदस्ती अपने यहां से निकाल दिया है। अफगानों को, इन तस्वीरों को देखिए। ईरान से लौटे ये लाखों अफगानी मुस्लिम अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में शरणार्थी कैंप्स में कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनमें महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और हजारों की संख्या में बुजुर्ग हैं। ईरान चाहता तो इन नागरिकों को अपने देश में रख सकता था, क्योंकि ये भी तो मुसलमान ही हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाते हुए ईरान इनकी मदद कर सकता था, लेकिन ईरान ने इन मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं किया और उसने लाखों अफगानी मुसलमानों को अपने देश से निकाल दिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ईरान से हर दिन करीब 20,000 अफगान शरणार्थी जबरदस्ती अफगानिस्तान वापस भेजे जा रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान में शरणार्थी कैंप्स बहुत सीमित हैं। ये सबको नहीं रख सकते और उनमें इतने ज्यादा लोगों को रखने की क्षमता नहीं है। ऐसे में शरणार्थी कैंप्स में इन लोगों की हालत कितनी खराब होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ना तो इन्हें ठीक से खाना मिल रहा है, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधा है। जिन लोगों को तंबुओं में जगह नहीं मिल रही, वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, रह रहे हैं। ईरान का पूर्वी बॉर्डर पाकिस्तान से सटा हुआ है, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान से सटा हुआ है और अफगानिस्तान और ईरान के बीच 921 किलोमीटर का एक बॉर्डर है। ईरान और अफगानिस्तान दोनों ही मुस्लिम देश हैं। ऐसे में ईरान को अफगानिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए थी, अफगानिस्तान के लोगों को अपने देश में जगह देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर रहा ऐसा। ईरान खुद को मुस्लिम देशों का लीडर बताता है, लेकिन जब मुस्लिम लोगों की मदद का मौका आता है तो बयान तो वो बड़े बड़े देता है, लेकिन उसकी नीयत बदल जाती है। ईरान के अलावा अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें, पाकिस्तान से भी लाखों अफगानी नागरिकों को पहले ही निकाला जा चुका है और अभी निकाला जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर की सीमा रेखा है। तो आप सोच लीजिए, अफगानिस्तान के उस तरफ ईरान है और इस तरफ पाकिस्तान है, और दोनों ही मुस्लिम देश हैं और दोनों ने ही अफगानिस्तान के लोगों को अपने यहाँ जगह देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान ने इस साल अप्रैल से लेकर अब तक करीब 1 लाख अफगान मुसलमानों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया है, अपने देश से निकाल दिया है। पाकिस्तान से निकाले गए लोग छोटे छोटे कैंप्स में रह रहे हैं। इन्हें यह नहीं पता कि आगे क्या होगा। छोटे छोटे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, सोने की जगह नहीं है, और इन तस्वीरों को देखकर मुस्लिम देशों का ब्रदरहुड जाग नहीं रहा। और जागता भी कैसे? खुद मुस्लिम देश ही इन अफगान लोगों को अपने यहां से निकाल रहे हैं। वर्ष 2023 से लेकर अब तक ईरान और पाकिस्तान से 34 लाख अफगानी मुसलमानों को निकाला गया है। आज करीब 50 मुस्लिम देश हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। कोई भी मुस्लिम देश इन शरणार्थियों का स्वागत नहीं कर रहा। आज जब भी किसी मुस्लिम नागरिक को शरण देने की कहीं चर्चा होती है तो पश्चिमी देशों का जिक्र सबसे पहले आता है। जर्मनी ने वर्ष 2024 तक 6 लाख से ज्यादा सीरिया के शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी। सूडान ने केवल 86,000 सीरिया के शरणार्थियों को जगह दी थी और ईरान में 2,86,000 सीरिया के लोगों को रहने की जगह मिली। अब आपको 2021 का एक वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट का है। याद कीजिए, अगस्त में जब अमेरिका का वायुसेना का एक विमान अफगानिस्तान से टेक ऑफ कर रहा था, तो उस समय ये सारे अफगानी नागरिक इस विमान से लटक कर किसी भी प्रकार से अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते थे और उनका यह सपना था कि अगर वो इस विमान में लटक भी गए तो वो अफगानिस्तान से बाहर निकलकर अमेरिका चले जाएंगे। ये याद कीजिए, ये स्थिति है आज। लेकिन जैसे ही काबुल एयरपोर्ट से इस विमान ने उड़ान भरी, सभी लोग नीचे गिर गए थे और इस घटना के 4 साल बीतने के बाद भी दुनिया भर में मुस्लिम ब्रदरहुड की बार बार चर्चा तो होती है, लेकिन इन मुसलमानों को रहने की जगह कहीं नहीं मिलती है। जब अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना थी तो मुस्लिम देश अफगानिस्तान को अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार देते थे, लेकिन आज अफगानिस्तान के नागरिकों को अपने यहां रहने की जगह नहीं दे रहे। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसी तस्वीरें हैं। अब आपको गाजा के राफा बॉर्डर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि वहां चल क्या रहा है। पुरानी तस्वीरें हैं, पहले ही आपको बता दूं, लेकिन देखिए कि कैसे हजारों लाखों लोग गाजा छोड़ना चाहते थे,
गाजा छोड़कर मिस्र में जाना चाहते थे, दूसरे देश में, लेकिन नहीं जा पाए। सऊदी अरब पश्चिम एशिया का बड़ा मुस्लिम देश है, वहां भी वो लोगों को, इन अरब लोगों को शरण दे सकता था, लेकिन सऊदी अरब ने भी ऐसा नहीं किया। आज जब भी मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देने की बात होती है तो ये सारे लोग यूरोप जाना चाहते हैं। सारी जिम्मेदारी यूरोपीय देशों के नाम पर बात की जाती है कि यूरोपीय देश इन्हें वहां क्यों नहीं ले लेते। भले ही यूरोपीय देश मुस्लिम देशों से कहीं ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन आप गाजा में इन तस्वीरों को देखिए। आज शायद आपने पहले ये तस्वीरें देखी होंगी या नज़रअंदाज कर दिया होगा। ज़रा देखिए, गाजा की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नई तस्वीरें हैं, लेकिन मैं इन तस्वीरों को दिखाकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं, क्या उन्हें गाजा के इन मुसलमानों पर दया नहीं आई, इन बच्चों पर दया नहीं आई जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, रहने की जगह नहीं मिल रही। वो इजराइल की लगातार आलोचना करते हैं, अमेरिका की लगातार आलोचना करते हैं, लेकिन इन सारे गाजा के मुसलमानों को अपने घर में जगह देने के लिए तैयार नहीं है। और गाजा की स्थिति आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे कैसे संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें एक वक्त का खाना मिल जाए। अब आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर दुनिया के बड़े बड़े मुसलमान देशों को, मुस्लिम देशों को इन बच्चों पर दया नहीं आ रही, इन महिलाओं पर दया नहीं आ रही। कैसे ये संघर्ष कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किसी को दया नहीं आ रही इस पर। इसलिए आज इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। अब आपको अपने देश में लाते हैं और एक बड़ा मुद्दा जिसके बारे में हमारे देश में चर्चा हो रही है और एक डर भी है। जिस देश में गाय को माता कहा जाता है, वहां दूध सिर्फ एक आहार नहीं है, ये आस्था का विषय है। आपको सुनने में यह साधारण धार्मिक विचार लग रहा होगा, लेकिन आज यही विचार भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापारिक विवाद का केंद्र बन रहा है। अंडा वेज है या नॉन वेज, इस पर आपने अक्सर बहस सुनी होगी, लेकिन क्या आपने आज से पहले यह सुना है कि दूध भी नॉन वेज हो सकता है? भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापारिक समझौता इस नॉन वेज दूध पर जाकर अटक गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल दे, लेकिन इस व्यापारिक समझौते पर एक बहस छिड़ गई है, जिसकी एक वजह यह है कि अमेरिका में गायों को मांस आधारित चारा खिलाया जाता है। यानी अमेरिका से जो दूध से बने उत्पाद भारत आएंगे वो वेज नहीं होंगे, वो नॉन वेज होंगे, क्योंकि वहां पर गायों और भैंसों को ऐसा चारा खिलाया जाता है जिसमें मीट होता है। अमेरिका के कई डेयरी फार्म्स में गायों को मांस और खून से आधारित चारा खिलाया जाता है, जिसमें मांस और खून होता है। इसे अंग्रेजी में ब्लड मील कहते हैं। ब्लड मील एक ऐसा चारा होता है जिसमें सूअर, मछली, मुर्गी, घोड़े, बिल्लियों और यहां तक कि कुत्तों के मांस और उनके खून के अंश होते हैं। गायों को ऐसा चारा प्रोटीन के साथ तेजी से वजन बढ़ाने और उनके दूध का ज्यादा उत्पादन करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो ज्यादा दूध दें। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मांसाहारी गाय का दूध पवित्र माना जा सकता है? जो गाय मांसाहारी खाना खा रही है, जो गाय मांसाहारी चारा खा रही है, क्या उसके दूध को आप वेजिटेरियन मानेंगे या नॉन वेजिटेरियन मानेंगे? भारत के लिए यह दूध, उससे बने उत्पाद सिर्फ व्यापार नहीं है, आस्था है, क्योंकि भारत में गाय केवल एक पशु नहीं है, उसे मां का रूप माना जाता है, गायों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय का दूध सात्विक माना गया है। भारत में पूजा बिना गाय के दूध के पूरी नहीं होती। मंदिरों में अभिषेक हो, गृह प्रवेश हो, गाय का दूध और घी ही शुद्धता का प्रतीक होता है। हमारे घर में पूजा हो या मंदिरों में पूजा हो, भगवान को पंचामृत चढ़ाया जाता है और यह पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बनता है। सवाल आपसे भी है, क्या आप किसी मांसाहारी गाय के दूध और उससे बनी दही या घी का उपयोग पंचामृत के लिए करेंगे, अपने पीने के लिए करेंगे या फिर पूजा के लिए करेंगे? क्या ऐसे पंचामृत को आप अपने देवता पर चढ़ाएंगे? ये भारत की संस्कृति के विरुद्ध है और भारत के सामने अमेरिका से दूध का उत्पाद आयात करने की कोई मजबूरी भी नहीं है। डेयरी सेक्टर में भारत कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है। पूरी दुनिया का 25% दूध हमारे देश में होता है। वर्ष 1998 से भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है। वर्ष 2023 और 24 में भारत ने करीब
24 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया। इससे आपकी भी थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी। 63,738 टन दूध और उसका उत्पाद, दूध से बने सामान का निर्यात हमने किया, जो 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। 2200 करोड़। देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पिछले एक दशक में 48% बढ़ गई है। पूरी दुनिया से तुलना करें तो 2023 और 24 में हर व्यक्ति के लिए हर दिन दूध की उपलब्धता 471 ग्राम थी हमारे देश में, जबकि दुनिया में यह 322 ग्राम प्रति व्यक्ति है। भारत ने विदेशी डेयरी प्रोडक्ट पर भारी टैक्स लगाए हुए हैं। मक्खन पर हमारे यहाँ 40%, मिल्क पाउडर पर 60% और कई उत्पादों पर जैसे चीज, उस पर 30% टैक्स हमने लगाया हुआ है अगर बाहर से आता है तो। इसलिए बाहर का जो चीज होगा, बाहर के जो दूध के प्रोडक्ट्स होंगे, वो हमारे यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं। अब अमेरिका हम पर लगातार दबाव बना रहा है कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार खोल दे। अमेरिका की नज़र 146 करोड़ की आबादी वाले हमारे भारत के बाजार पर है। लेकिन यह समझौता तभी हो सकता है जब अमेरिका इसका प्रमाण दे कि वो गायों को मांस आधारित चारा नहीं खिला रहा है। मतलब बिल्कुल सीधा है, भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ शाकाहारी गाय के दूध का ही व्यापार हो सकता है। कुछ लोगों को दूध को वेज और नॉन वेज में बांटना अनुचित लग सकता है। ये सवाल कई लोगों को बेतुका भी लग सकता है, लेकिन भारत में खान पान सिर्फ पोषण आधारित नहीं है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। अगर गाय को मांस आधारित खाना खिलाया जा रहा है, तब भी उसका दूध तो दूध ही रहेगा, लेकिन यह धार्मिक रूप से अपवित्र हो जाएगा। और यही अंतर अमेरिका समझ नहीं पा रहा। अमेरिका के लिए गाय सिर्फ एक जानवर है, हमारे लिए गाय एक माँ है। भारत के लिए गाय सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। एक कप दूध में कई भावनाओं का मिश्रण होता है। ये एक पोषक पेय है, लेकिन ये हमारे लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रतीक भी है। हमारे यहाँ चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है, चाय उससे कहीं ज्यादा है। चाय दोस्ती का प्रतीक है, चाय परिवार का प्रतीक है, चाय भारतीयता का प्रतीक है। उस चाय में कौन सा दूध डलेगा, यह हर भारतीय जानना चाहता है। अमेरिका जैसे देशों के लिए खेती और पशुपालन सिर्फ मुनाफा कमाने का एक धंधा है। वो इस भावना को कभी समझ नहीं पाएंगे। ये भारत को तय करना होगा कि क्या सस्ते अमेरिकी दूध के बदले हमें अपनी आस्था और धार्मिक मूल्यों से समझौता करना चाहिए या नहीं। तो अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे बिहार और पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, और पश्चिम बंगाल की भूमि से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ी चुनौती दी है। वो चुनौती हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी रक्षा करता है और मेरी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सैवलॉन ग्लिसरीन सोप। ढेर सारी ग्लिसरीन के साथ ये थे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा, जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। अब राजनीति की बात कर लेते हैं।
आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर थे। बिहार में अब से 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च में चुनाव होने हैं। इसलिए दोनों ही राज्य बीजेपी के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण हैं और राजनीति के हिसाब से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मोतिहारी गए। मोतिहारी में प्रधानमंत्री की आज की रैली से बिहार में एक प्रकार से एनडीए गठबंधन का चुनाव प्रचार शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार के मोतिहारी में 7,204 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आज नजर आए। आज इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया बिहार बनाने का संकल्प लिया और इस दौरान उनके साथ मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह थे और चिराग पासवान भी उनके साथ थे। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के रोजगार की बात की और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा, बिहार की जनता को जमीन घोटाले की याद दिलाई और उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी लोगों को रोजगार देने के नाम पर लोगों की जमीनें अपने नाम पर लिखवा रही थी। पिछले 1.5 महीने में यह प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा बिहार दौरा है और आज उन्होंने क्या कहा, अब आप सुनिए। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। ये सफर बिहार ने एनडीए के साथ चलकर पूरा किया है। इसलिए बिहार का संकल्प अटल, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। बिहार में जब वर्ष 2020 में पिछला चुनाव हुआ था तब एनडीए गठबंधन ने 243 में से 125 सीटें जीती थी। इनमें बीजेपी को 74 सीटें, जेडीयू को 43 सीटें मिली थी और इसमें शामिल जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें 4-4 सीट मिली थी, जबकि विपक्ष के महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, जिसमें आरजेडी को 75 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। उस समय ये पूरा ब्रेकअप है, ये है बिहार का ब्रेकअप। और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी की ये पूरी कोशिश है कि बिहार में सरकार रिपीट हो और एनडीए की सरकार दोबारा से बिहार में आए। बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गए और वहां पर उन्होंने एक रोड शो किया और बाद में एक रैली को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां भी ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही पश्चिम बंगाल की भूमि से यानी दुर्गापुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए 5,400 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत की और इस राज्य की दुर्दशा का जिक्र करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल के नौजवानों के साथ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। घुसपैठ पर भी उन्होंने बात की और कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए पश्चिम बंगाल की पहचान को ही दांव पर लगा दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाल ही में कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर अपराध हो रहे हैं, यह मुद्दा भी आज प्रधानमंत्री ने उठाया है। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिश उजागर हो गई है तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है, लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं,
जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी को चुनौती तो बहुत कड़ी दी थी, जबकि ममता बनर्जी अपना एक चुनाव भी उस समय हार गई थी। बहुत सारे लोगों को लगा था कि इस बार बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, लेकिन बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन इस बार बीजेपी जो रणनीति बना रही है, उस रणनीति के तहत बीजेपी इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती और उसकी जो पूरी योजना है वो ये है कि इस बार कम से कम ममता बनर्जी को, जब अगले साल मार्च के आसपास चुनाव होंगे, तो अब ममता बनर्जी का जो राज है वो समाप्त हो जाना चाहिए। इस मंशा के साथ इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेगी। डी कोड के आखिर में हम कोशिश करते हैं कि आपको एक नए प्रकार की कहानी दिखाएं, जिस कहानी में आपके लिए कुछ सीख छुपी हो। ऐसी कहानियां न्यूज़ के खबरों के शोर में कहीं दब जाती हैं, लेकिन इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं 43 वर्ष के टेनिस चैंपियन रॉजर फेडरर की। वो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज जो कहानी है वो आपको ये बताती है कि फेडरर सिर्फ टेनिस के चैंपियन नहीं हैं, वो बिजनेस का ग्रैंड स्लैम भी जीत चुके हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर दिमाग से जिंदगी का हर मैच खेला जाए तो टेनिस कोर्ट के बाहर भी बिजनेस में कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं। अपने 24 साल के करियर में रॉजर फेडरर ने अलग अलग टेनिस चैंपियनशिप्स जीतकर प्राइज मनी के तौर पर 1100 करोड़ रुपए कमाए। 1100 करोड़ रुपए उन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर प्राइज मनी के तौर पर कमाए हैं, 1100 करोड़। लेकिन इस समय रॉजर फेडरर की कुल संपत्ति है 11,000 करोड़। इसमें से सिर्फ 1100 करोड़ रुपए उनके प्राइज मनी के हैं, 5,690 करोड़ रुपए ब्रांड डील से उन्होंने कमाए, विज्ञापनों से कमाए, और अपना पैसा जो उन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, उससे कमाए। उन्होंने एक शू कंपनी में 4,250 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी ली। यानी रॉजर फेडरर की कुल कमाई का 90% हिस्सा टेनिस कोर्ट से बाहर से आया है। इस शू कंपनी में रॉजर फेडरर की बहुत बड़ी कमाई हुई है। उन्होंने ये जो शेयर अपना खरीदा, इससे उनकी जिंदगी बदल गई। रॉजर फेडरर ने वर्ष 2019 में एक स्विस स्पोर्ट शू कंपनी में 3% की हिस्सेदारी खरीदी। यह निवेश उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनकी पत्नी और दोस्तों को इस ब्रांड का जूता बहुत पसंद था। अब पत्नी को अगर एक जूता पसंद है और आप बड़े खिलाड़ी हैं, अमीर आदमी हैं, तो उन्होंने पत्नी की इस पसंद को ध्यान में रखते हुए उस जूते बनाने वाली कंपनी में ही 3% शेयर खरीद लिए। आज इस कंपनी में फेडरर की हिस्सेदारी की जो कीमत है उस 3% शेयर की, वो है 4,250 करोड़ रुपए। फेडरर इसके अलावा एक दुनिया की मशहूर लग्जरी घड़ी बनाने वाली कंपनी के विज्ञापन से 68 करोड़ रुपए कमाते हैं। एक मशहूर कार कंपनी के विज्ञापन से 42 करोड़ रुपए कमाते हैं। एक और चॉकलेट कंपनी के विज्ञापन से 170 करोड़ रुपए हर साल वो कमाते हैं। अब रॉजर फेडरर एक टेनिस लेजेंड होने के साथ साथ एक सफल बिजनेसमैन और निवेशक भी बन चुके हैं। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि फेडरर ने अपनी कुल संपत्ति का सिर्फ 10% हिस्सा टेनिस के खेल से कमाया और 90% हिस्सा उन्हें निवेश और विज्ञापन के जरिए मिला है। हमारे देश में जो युवा हैं वो अक्सर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते रहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। तो आज हमें लगा कि रॉजर फेडरर के खेल की कहानियां तो आपने बहुत देखी हैं। वो शानदार खिलाड़ी थे, हमेशा रहेंगे, ये तो हम जानते हैं, लेकिन खेल के मैदान के बाहर उन्होंने कितने स्मार्टली अपने पैसे को बढ़ाया है, अपनी इन्वेस्टमेंट की है, आज ये भी देखने वाली बात है। तो अब वक्त है एक और ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद आपको हम आज का विचार दिखाएंगे। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से।
क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में कोल इंडिया लिमिटेड की CSR क्षेत्र में एक अनोखी पहल निर्माण योजना। इस पहल का उद्देश्य कोल इंडिया के खनन क्षेत्रों में रहने वाले UPSC सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में सफल हुए उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें मेंस की तैयारी में सहायता मिले। 2024 में 6 बेटियों ने निर्माण योजना का लाभ लेकर UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता हासिल की है। कोल इंडिया, 5 decades of unearthing energy. Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये दे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो रॉजर फेडरर की कहानी के बाद अब समय है आज के विचार का, इसलिए आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस दुनिया का कड़वा सच ये है कि खुश रहना बेहद सस्ता है, लेकिन खुश दिखना बहुत महंगा है। नमस्कार।